सो क्लास चैप्टर 5 में जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं वो है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। हेडिंग 5.5 है आपकी बुक में, ठीक है। इसमें इस हेडिंग में ये कहा गया है कि जितने भी आपको ये पता है कि कोई भी मूविंग इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम में, ठीक है, तो उसका अपना एक मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, ठीक है। अगर कोई भी एटम में सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन के अपने मूवमेंट की वजह से उसका एक मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। इसके बारे में पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अगर एक बल्क मटेरियल है, बल्क मटेरियल का मतलब जिसमें बहुत सारे एटम हैं, बल्क मटेरियल हैं यानी बहुत सारे एटम्स होंगे, तो हर एटम का अपना एक मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो जब हम टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे तो वो एडअप हो जाएगा, ठीक है। वेक्टरली एडअप होगा यानी कि सेम डायरेक्शन वाले होंगे और अपोजिट डायरेक्शन वाले माइनस होंगे, लेकिन जो पूरे बल्क मटेरियल का टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट होगा दैट इज़ नॉन ज़ीरो, दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इट हैज़ सम वैल्यू। जो टोटल मैग्नेटिक वैल्यू है दैट इज़ नॉन ज़ीरो, इट हैज़ सम वैल्यू, जिसको हम लोग कहते हैं उसका मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। यानी मैग्नेटाइजेशन इज नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एक बार फिर देखिए, एक सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन है, मूविंग इलेक्ट्रॉन है, उसका अपना एक मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। अगर हम एक बल्क मटेरियल लें यानी इस बल्क मटेरियल में बहुत सारे एटम्स हों, एटम्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलेट कर रहे हों, तो पूरे मटेरियल का जो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो नॉन ज़ीरो होगा, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ये तो पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है उसे हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। ये आपका टर्म है मैग्नेटाइजेशन। नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज़ नोन एज मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। इसके बाद इन्होंने मैग्नेटिक इंटेंसिटी को डिफ़ाइन किया है सेटिंग में। तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए इन्होंने कहा कि फर्स्ट वी टेक अ सोलेनॉइड। पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम लोग। अगर हम लोग एक सोलेनॉइड ले लें जिसमें n नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं, ठीक है, उसमें I करंट फ्लो कर रही है, ठीक। तो इसके किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो इन्होंने डिफाइन कहा कि सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इज़ μ0 Ni, ठीक है। एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न से पर यूनिट लेंथ, जिसमें I करंट फ्लो कर रही है, तो किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये पढ़ चुके हम लोग पिछले बार, B0 = μ0 Ni। अब ये कह रहे हैं कि इस सोलेनॉइड के अंदर अगर हम एक मैग्नेटिक मटेरियल भर दें जिसका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट हो, अगर यहाँ स्पेस पर वो मटेरियल भर दिया जाए तो उसका भी अपना एक नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, ठीक है। तो ऐसा मटेरियल जिसका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट हो तो उसकी वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो Bm = μ0 M, ठीक है। उस मटेरियल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी क्रिएट हो रही है, Bm = μ0 M, वेयर M इज़ द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल, ठीक है। अब करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड है और एक जो अंदर मटेरियल भरा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज B = B0 + Bm। दिस इज़ नोन एज, ये क्या हो गया आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड। एक सोलेनॉइड में अगर एक हम लोगों ने अंदर मटेरियल भर दिया है जिसका अपना नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो हो गई करंट की वजह से, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो गई, और जो मटेरियल भरा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B = B0 + Bm, ठीक। अब इन्होंने एक जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड को एक नए टर्म के फॉर्म में डिफ़ाइन किया है, दैट इज़ B = μ0 H + M, ठीक है। इस नया टर्म इन्होंने H इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे, ये नया टर्म इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किया जिसको हम लोग कहते हैं आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जो हमें इस टॉपिक में पढ़ना था, ठीक है। इस टोटल मैग्नेटिक फील्ड को इन्होंने इस फॉर्म में लिखा है। अब B0 को क्या ले सकते थे, μ0 M ले सकते थे,
ठीक है। और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड है, इसको इन्होंने H के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज़ कैपिटल H। आगे देखिए। So total magnetic field can be written as B is equals to mu naught H plus M, where H is magnetic intensity, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कि अगर कोई कहे H की वैल्यू निकालिए तो H की वैल्यू क्या होगी, B अपॉन म्यू नॉट नीचे आ जाएगा माइनस M, where H can be defined as by this term, ठीक है। और H की वही डायमेंशन होती हैं जो कि M की डायमेंशन होती है। यहाँ पे ऐड अप हो रहा है, इसका मतलब कि H की वही डायमेंशन है जो कि M की डायमेंशन है, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए कि अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ये जो फर्स्ट आपने यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाला, तो ये जो फर्स्ट टर्म आया है H, ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ करंट। ये कहाँ से किसको रिप्लेस किया, इसने इस टर्म को रिप्लेस किया ना। तो दिस पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ बिकॉज ऑफ करंट एंड दिस पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ बिकॉज ऑफ द मटीरियल, जो आपने सोलेनॉइड में मैग्नेटिक मटीरियल फिल किया था, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन एज B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट H प्लस M। अब उसके बाद इन्होंने नीचे मैग्नेटाइजेशन यानी कि कैपिटल M को H के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया है, साथ में एक कांस्टेंट इस तरह से लगाया है। अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड ही हैं, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड ही हैं, तो दोनों का आपस में कोई रिलेशन होगा, ये इस पर डिपेंड करेगा या ये इस पर डिपेंड करेगा। तो हमने कहा M जो है वो H पर डिपेंड करता है बाय द कांस्टेंट फैक्टर दिस, ठीक है। एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज द मैग्नेटिक सस्केपिबिलिटी, यानी ये मैग्नेटिक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसके अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि कोई मैग्नेटिक मटेरियल जो है फील्ड में कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। मतलब कोई मैग्नेटिक मटेरियल किसी फील्ड में रखा जाता है तो वो कितना इफ़ेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है, कितना एक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है या कितना स्लोली रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये आपका इस पर डिपेंड करता है। अब अगर ये वैल्यू यहाँ पे रख दें तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट H, और यहाँ पे तो म्यू नॉट ठीक है, कह सकते हैं ये, ठीक है। तो एक नया कांस्टेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, एक बार फिर से देख लीजिए। टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन में उन्होंने ये कहा कि कोई भी सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन है अगर किसी एटम में, तो उसका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा, यानी एक एटम का अपना कोई मैग्नेटिक मोमेंट है। तो अगर हम बल्क मटेरियल की बात करें, यानी जिसमें बहुत सारे एटम्स हो, हर एटम्स का अपना मैग्नेटिक मोमेंट हो, तो जब टोटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे नेट, तो वो नॉन ज़ीरो वैल्यू होतीगा, यानी इट हैज़ सम वैल्यू, ठीक है। एम नेट ज़ीरो नहीं होगा, कुछ वैल्यू होगी। तो एम नेट जितना पर यूनिट वॉल्यूम होगा वो कहलाएगा उस मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन, ठीक, ये हो गया मैग्नेटाइजेशन। फिर उन्होंने नेक्स्ट एक सोलेनॉइड का एग्जांपल लिया है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है और I करंट फ्लो कर रही है। तो उन्होंने कहा कि करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज़ B नॉट म्यू ज़ीरो NI। फिर उन्होंने कहा कि अगर हम उस सोलेनॉइड में एक मैग्नेटिक मटेरियल फिल कर दें तो उसका भी अपनी ये मैग्नेटाइजेशन होगा, तो वहाँ पे भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी जिसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट M, ठीक। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी B इज इक्वल्स टू B नॉट प्लस BM। फिर यहाँ पे ये वैल्यू रख दी, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने ये लिखने की बजाय म्यू नॉट NI लिखने की बजाय टोटल मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट H प्लस M पे लिखी है, जिसमें H मैग्नेटिक फील्ड है बिकॉज ऑफ करंट एंड M मैग्नेटिक फील्ड है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है।
और ये जो नया टर्म एच इंट्रोड्यूस किया है इसे इन्होंने कहा है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जो हमारा टॉपिक है। तो अगर एग्ज़ाम में आता है व्हाट इज़ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो आप यहाँ से बताएंगे सोलेनॉइड के एग्जांपल से, वेयर एच कैन बी डिफाइंड एज B/μ0 माइनस n। देखिए, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा कि m और h दोनों एक ही चीज़ें हैं। अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड के समय वो ऐड अप हो रही हैं, तो यानी दोनों एक ही जैसी डायमेंशन की हैं, तो आपस में कुछ रिलेशन होना चाहिए। तो हमने ये कहा कि m जो है वो h पर डिपेंड करता है, बट बाय सम कांस्टेंट। ये है मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी का मतलब ये कि क्यों कोई मैग्नेटिक मटेरियल किसी एक्सटर्नल फील्ड पे कितना एक्टिवली या कितना स्लोली रिस्पॉन्ड करता है, ये वो कांस्टेंट डिसाइड करता है। ठीक है, तो m इज़ इक्वल्स टू ज़ाई एच, यहाँ पे इस इक्वेशन में यहाँ m की जगह रख दिया, तो h बाहर कॉमन आ गया और अंदर 1 प्लस ज़ाई बचा। ठीक है, इसमें टेबल 5.2 दी है आपके बुक में। टेबल 5.2 दी है जिसमें इस कांस्टेंट की डिफरेंट वैल्यूज़ दी गई हैं। ठीक है, जिनके लिए की वैल्यू बहुत ही स्मॉल जिसके लिए ये वैल्यू बहुत ही स्मॉल और नेगेटिव देता है, वो मटेरियल कहलाते हैं क्या, डायमैग्नेटिक। ठीक है, और जिनके लिए बहुत ही स्मॉल बट पॉजिटिव वैल्यू देता है, वो कहलाते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो इस कांस्टेंट की हर मटेरियल की अपनी डिफरेंट वैल्यू होती है, हर मटेरियल के लिए अलग वैल्यू देता है। जिसके लिए स्मॉल और नेगेटिव वैल्यू हो वो डायमैग्नेटिक, जिसके लिए स्मॉल और पॉजिटिव हो वो पैरामैग्नेटिक। ठीक, इसके बाद हम फाइनल टर्म पे पहुँचे थे, B इज़ इक्वल्स टू μ0 1 प्लस ज़ाई एच। अब इसको भी इन्होंने एक अलग कांस्टेंट के इक्वल रख दिया, कहा कि ये μr के इक्वल है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, सो यहाँ पे अब इक्वेशन क्या हो गई आपकी, B इज़ इक्वल्स टू μ0 μr h। अब μ0 और μr को भी अगेन उन्होंने म्यू से रिप्रेजेंट किया है, तो B इज़ इक्वल्स टू μh। दिस इज़ इक्वेशन 5.19 आपके बुक में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कितने कांस्टेंट पढ़ लिए, 3 कांस्टेंट पढ़े। म्यू इज़ इक्वल्स टू μ0 μr विच इज़ इक्वल टू दिस, यानी कि 3 कांस्टेंट इस बार इंट्रोड्यूस हुए हैं। म्यू इज़ इक्वल्स टू μ0 μr, वेयर μr इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस ज़ाई। तो ये सारे जितने कांस्टेंट किए हैं ये सब इंटरकनेक्टेड हैं, और इस पे अगर बेस्ड फॉर्मूला आता है और क्वेश्चन आते हैं कि ये कांस्टेंट दिया है, ये कांस्टेंट दिया है, इसकी वैल्यू निकालिए, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से इस चीज़ को देख लीजिए, आपकी बुक में टेबल दी हुई है, टेबल से वैल्यूज़ देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कॉपर है, डायमंड है, गोल्ड है, लेड है, ठीक है, क्रोमियम है, कैल्शियम है, सबकी जो है परमेबिलिटी दी हुई है, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि किसकी कम है किसकी ज़्यादा है। इसमें फिर देखिए मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी पढ़े थे। मैग्नेटाइजेशन होता है कि सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन का अपना मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। बल्क मटेरियल हो तो बहुत सारे एटम्स होंगे, सबका एडअप होगा, या वेक्टोरली एडअप होगा या माइनस होगा, बट वो एडअप होने के बाद ज़ीरो वैल्यू नहीं देगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी नॉन ज़ीरो, और जितनी वैल्यू होगी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज़ नोन एज मैग्नेटाइजेशन। दिस टर्म इज़ नोन एज मैग्नेटाइजेशन। एक टर्म यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया। अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी को इंट्रोड्यूस करा था, तो सोलेनॉइड का एग्जांपल लिया, करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हुई वो, और उसमें हमने मैग्नेटिक मटेरियल भरा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हुई है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज़ द सम ऑफ दीज टू टर्म्स,
जिसको उन्होंने एक नए टर्म के फॉर्म में इस तरह से लिखा, वेयर एच इज़ द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसका फॉर्मूला इसी से आया B/μ0 - m। अब ये भी मैग्नेटिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी मैग्नेटाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों की सेम डायमेंशन होगी, यानी दोनों में कुछ रिलेशनशिप होगा। तो हमने एक कांस्टेंट ये मान लिया कि m = xi टाइम ऑफ h। दिस इज नोन एज मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी। ये डिफाइन करता है कि हाउ अ मटेरियल रिएक्ट टू द एक्सटर्नल फील्ड। कोई भी मटेरियल एक बाहरी एक्सटर्नल फील्ड पे कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है, कितनी वैल्यू देगा। तो यहाँ पे m = xi h यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, तो h कॉमन आ गया, अंदर 1 + xi बचा। इस 1 + xi को हमने एक वैल्यू दे दी μr, तो B = μ0 μr h हो गया। अब ये μ0 μr को एक नया वैल्यू म्यू दे दी, तो B कैन बी रिटन एज μh। ये इक्वेशन 5.19 है। तो 3 कांस्टेंट पढ़े आपने, म्यू, μ0, μr और साई। तो ये सारे आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है। μr क्या है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो ये आपकी बुक में जो है हेडिंग आपकी 5.5 थी, ठीक है, इसको पढ़िएगा। जो कल हम लोगों ने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पढ़ा था, उसके बाद एक एग्जाम्पल था बुक में आपके 5.6 और 5.7। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। आई थिंक मैं नंबर सही बता रही हूँ, शायद 5.6 एंड 5.7। लेट मी चेक। यस, एग्जाम्पल 5.6 एंड 5.7 है। ये एग्जाम्पल आपका होमवर्क है, ओके।